क्योंकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से आ रही है दुखद खबर यह कि यहां पर मंदिर में भगदड़ मची है। तिरुपति में टोकन लेने के दौरान यह भगदड़ हुई है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। टोकन लेने के लिए अचानक एक साथ करीब 4000 लोग जुटे थे। पुलिस ने संभालने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर लेकर और महिलाएं भी इस दौरान भीड़ में इन 4000 की संख्या में थे। अचानक भगदड़ की स्थिति वहां पर बन गई। इस भगदड़ में 4 लोगों की दुखद जान जा चुकी है। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 6 मौत हुई है। बैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन के लिए ये भीड़ उमड़ी थी और उसी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ जब उमड़ी तो भगदड़ की स्थिति हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमने अपडेट दी अभी कि 6 लोगों की मौत हो गई है। हमने बताया भी कि अपडेट आपको दे रहे हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा बढ़ चुका है। 6 लोगों की जान जा चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो यह हादसा और बड़ा होता जा रहा है क्योंकि पहले 4 लोगों की मरने की खबर आई थी। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 6 लोग इस हादसे में, इस भगदड़ में मारे गए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस घटना पर दुख व्यक्त किया गया है, लेकिन अचानक 4000 की संख्या थी जो कतार में लगी हुई थी टोकन लेने के लिए। तभी ये इस भीड़ में अचानक भगदड़ मच जाती है और 6 श्रद्धालुओं की मौत की अभी खबर आ रही है। श्री गंगानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अब पुलिस ने अपहरण हुए बच्चों को 8.5 घंटे में बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से फिरौती मांगी थी। रामदेव कॉलोनी से रुद्र शर्मा को उठाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। एसपी गौरव यादव ने तुरंत बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित कर दी है पुलिस की टीम, जो कि इस पूरे मामले की और विस्तार से जांच करेगी। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से 8 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में श्री गंगानगर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए न केवल बच्चे को सकुशल बरामद किया है बल्कि आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूरा शहर इस मामले को लेकर काफी दुआएं कर रहा था कि बच्चा सकुशल वापस लौटे और इस मामले में कहीं न कहीं श्री गंगानगर पुलिस को सफलता मिलती हुई दिखाई दी है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर एसपी गौरव यादव मौजूद है, उन्हीं से हम जानते हैं। एसपी साहब, 8 साल के बच्चे का किडनैपिंग ठीक घर के बाहर से दिन दहाड़े बाइक पर सवार 2 बदमाशों के द्वारा किया जाना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंगानगर में वैसे ही काफी सारी इस समय रूमर्स चल रही हैं। आपके लिए कितना बड़ा टास्क होता कि बच्चों को न केवल सकुशल वापस लाना है बल्कि आरोपियों को भी कानूनी शिकंजे में कसना है? जैसा आपको पता है 7 साल का बच्चा था, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए ये थी कि बच्चा सकुशल आए। उसके लिए हमारे जो मैक्सिमम रिसोर्स थे, एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर यहाँ लगातार घर पे आए करके मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे सीओ सिटी आदित्य जो अभी एसपी रैंक पर आ गए हैं, हमारी डीएसटी टीम, साइबर टीम, सभी पूरी तरीके से लगी थी। हमने जितने भी टेक्नोलॉजी होती, टेक्निक होती, ह्यूमन इंट हुआ, चाहे साइबर इंट हुआ, चाहे साइकोलॉजिकल इंट हुआ, इन सभी को यूज करते हुए ये सुनिश्चित किया कि बच्चा, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सकुशल परिवार से मिलाया जाए। और ये इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, परिवार वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुलिस पे भरोसा बनाए रखा। और ये न केवल गंगानगर के लिए बल्कि पुलिस के लिए भी बहुत ही, एक तरीके से कहा जाए, एक सफलता तो है बट बहुत ही सुखद भी है कि हमने किस तरीके से अपने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो ड्यूटी मिली है, उसको निभाते हुए एक बच्चे को सकुशल परिवार से मिलाया। मैं पुलिस और अपने प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मेरे साथ में गली मोहल्ले रिश्तेदार और आप सभी का जो यहाँ पर हमारी इस दुखद और संकट की घड़ी में हमारा संबल बढ़ाया और हमारा मनोबल बढ़ा के हमें मतलब अपने पोते को वापस पाने के लिए जो हमारे लिए प्रयास किए और जो कठिन से कठिन प्रयास किए, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और मैं मतलब इसके लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं वो बहुत ही मतलब क्या शब्द नहीं बयान। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां अपनी तैयारियां कर रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में जुट गया है। सोलहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र और बजट सत्र 2025-26 का आगाज 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े
राज्यपाल के तौर पर विधानसभा में अपना पहला अभिभाषण देंगे, जिसमें भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल में किए गए कामों का ब्यौरा अभिभाषण के जरिए सदन के पटल पर रखेंगे। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सदन में होने वाले आगामी दिनों में कामकाज तय होंगे। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चा होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, पहले ही वर्ष में एक ऐसा बजट दिया जिससे विपक्ष तो धाराशायी हो गया। उनके पास बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, कोई विषय नहीं रहा। हमने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे हैं। पानी की बरसों पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इधर आने वाला सत्र के हंगामेदार ही रहने की संभावना है, जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही तैयारी में जुटी है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा प्रदेश में जिलों की संख्या कम करने और 3 संभागों को खत्म करने का। मामले में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बनने की संभावना है। आने वाले सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को खत्म करने की बात हो, संभाग को खत्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार का पिछला बजट सत्र 6 अगस्त को हुआ था और विधानसभा का सत्र 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी है। संभवतः यह सत्र 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरे चरण में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तबादलों से बैन हटने के साथ ही राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में मेले सा माहौल है। सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के आवास पर कर्मचारियों की भीड़ जुट रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी से लेकर जानने पहचानने वाले भी डिजायर लिए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि कुछ मंत्री तबादलों की चक्कर घन्नी से बचने का प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ट्रांसफर की टेंशन खत्म। किसकी चलेगी सिफारिश, किसे मिलेगी मनचाही पोस्टिंग। मंत्रियों के आवास पर मेला। किसी को घर के पास ट्रांसफर कराना है, कोई एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर चाहता है, कोई अपने माता पिता की सेवा का बहाना लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने पति पत्नी के पास रहना चाहता है। ट्रांसफर से बैन हटने के साथ ही इन दिनों राजधानी के सिविल लाइंस क्षेत्र में हजारों की संख्या में कर्मचारी जुट रहे हैं। राज्य सरकार लगभग सभी मंत्रियों के आवास पर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, जो मंत्री से मुलाकात और पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही छंटती है। कुछ मंत्रियों ने तो अपने आवासों पर जनसुनवाई शुरू कर दी है, तो कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो तबादलों की चक्कर घिन्नी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो राजनीतिक द्वेषता के कारण जो ट्रांसफर हुए हैं वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जो ट्रांसफ़र किए हैं, वो सबसे पहले प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के है, ताकि वो लोग वापस अपने स्थान पे, गंतव्य पे आ सके और वहाँ पर एक अच्छे तरीके से शासन को सहयोग करके और शासन में जनता की सेवा करके जल्दी से जल्दी नीचे तक सरकार का फायदा पहुंचा। हर तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी सबकी व्यथा और पीड़ा रहती है और हम जितना कंसीडर कर सकते हैं उनको कंसीडर करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से क्रॉस चेक करने का क्या माध्यम रखते हैं आपकी? ये कार्मिक जो तबादले के लिए आया है वो सच बोल रहा है या फिर ये कोई झूठ लेकर यहाँ पर पहुंचा है? थोड़ा सा मेरिट्स पे देख करके और कैसे हम अपने काम को भी सफर नहीं हो, हमारे विभाग का काम भी सफर नहीं हो
और उसको कहीं राहत दे सकते हैं तो उसको पूरी राहत देने का प्रयास हम करते हैं। अलग अलग विभागों के अलग अलग तबादले, शिक्षा विभाग के तबादला भी हो नहीं रहे। जहाँ तक मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, देख रहे हैं, जगह खाली है। ऐसा नहीं हो कि तबादलों की वजह से पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाए। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए यथा योग्य है वो विधि अनुसार कार्रवाई करके तबादला कर रहे हैं और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिकतम कर्मचारियों को संतुष्ट करें। 100% तो शायद नहीं हो सके, लेकिन अधिकतम कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे। तबादलों की डिजायर लेकर जिलों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जयपुर पहुंच रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मंत्री से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जिन कार्यकर्ताओं को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा वो उल्हाना भी दे रहे हैं। किसी कार्यकर्ता का भाई साहब परिवार में ट्रांसफर का काम है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनके घर में भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और हेल्थ इश्यूज हैं मदर के, वाइफ के, तो उनके ट्रांसफर का काम था। कार्यकर्ता ही है हमारे। किससे मिलने आए थे आप? प्रेमचंद जी बैरवा। क्या हो गई मुलाकात? नहीं, मुलाकात हुई नहीं भाई साहब। वो बोल रहे हैं कि अभी किसी कार्यक्रम में थोड़ा समय लगेगा मिलने के लिए। सभी विभागों की जो भी हमारे से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे हमारे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो, हमारी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनकी जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है हम उनको संबंधित सभी मंत्रियों के पास लेके आते हैं। आधे ने गौतम जी भाई साहब के संबंधित काम था तो गौतम जी भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। सरल सहज व्यक्तित्व है। मेरे जो काम थे गौतम जी भाई साहब ने किए और गौतम जी भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी हमारे बूंदी जिले की समस्याएं थी उनको सबको इन्होंने सुना और उनका निस्तारण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही ट्रांसफर के इस दौर में व्यस्त हो गए हैं। वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी तबादलों की लिस्ट लेकर मंत्री के सरकारी आवास पर नजर आ रहे हैं। जो जनता जनार्दन की पीड़ित है और कोई तकलीफ है, उन तकलीफों को हमारे माध्यम से विधायकों, पूर्व विधायकों या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आम जनता, मैं कह रहा हूं आपको, आम जनता की सुनवाई हो रही है और आम जनता मंत्रियों के पास में आकर के अपने दुख दर्द को, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उन प्रताड़नाओं के कारण जनता आज सुशासन की तरफ देख रही है। माननीय भजनलाल जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विधायकों की प्राथमिकता ये है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से कोई बाहर गया है, बाहर है, दूर है, उन लोगों को पहले लाने की सभी विधायकों की, मैंने अभी तक कम से कम नहीं 80-90 विधायक से संपर्क भी हुआ और वो आए भी हैं। पहली प्राथमिकता उनकी कि साहब ये मामला है, अपने विधानसभा का है और दूर है, ये है। इस बीच ऐसे लोग भी मंत्रियों के आवास पर पहुंच रहे हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच नहीं होने के कारण मंत्रियों के आवास पर प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलने से हताश भी हैं। कांग्रेस में भी हो या बीजेपी में हो, तबादले उन लोगों के होते हैं जो जिन लोगों की नेताओं तक डायरेक्ट पहुंच होती है। और वास्तव में हकीकत में गरीब लोग हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे सड़क एवं परिवहन विभाग में हो, उन लोगों की जो जिनकी गरीब SC ST लोगों की वास्तव में हम किसी एप्लीकेशन, एक हमारे रिलेटिव भाई के ट्रांसफर को लेके रोडवेज में लेके आए थे, तो उसमें सारे लोग मतलब मंत्री वो कह रहे उसके पास में जाओ। हम अभी प्रदेश अध्यक्ष साहब से, मदन जी राठौड़ साहब से मिलने की कोशिश की थी, उनसे भी संभव नहीं हुआ। 2 दिन से हम यहीं हैं। गौरतलब है कि 10 जनवरी तक राज्य सरकार ने तबादलों से बैन हटाया है। कुछ विशेष केस, रिक्त पदों, तबादलों में वर्तमान विधायक की डिजायर और सबसे अहम अप्रोच वालों के तबादले हो जाएंगे। जिनके नहीं हुए वो या तो मायूस होंगे या फिर अगली बार फिर से बैन खुलने का इंतजार करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गिरहस्ती की रिपोर्ट। तबादलों को लेकर राजस्थान में लगातार जद्दोजहद चल रही है। सरकार के आदेश हैं कि तबादलों पर बैन 10 जनवरी से लगाया जाएगा, लेकिन राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि 9 जनवरी सुबह 10 बजे के बाद उनका कार्यालय किसी भी सूरत में कोई भी आवेदन नहीं लेगा। तबादलों को लेकर लगातार मंत्री दिलावर अपने आवास पर जनता और नेताओं से मिलते रहे और आवेदन ले रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। तबादले वाले लोग कितना संतुष्ट होकर के जा रहे हैं आपके दरवाजे से? देखो, संतुष्टि असंतुष्टि का तो पता जब चलेगा, जब आदेश निकलेंगे। अभी तो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं और मैं सबके आवेदन ले रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। और जो
नियमानुसार किए जा सकते हैं वो सब करूँगा। सर, तबादलों को लेकर के एक गाइडलाइन, एक निर्देश आपके दफ्तर की तरफ से भी दिया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक आवेदन दिए जाएं, उसके बाद में इन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो है ये सूचना क्यों जारी करने की नौबत आई सर आपके दफ्तर को? इसलिए आई कि क्योंकि जब हम कल तक या परसों तक भी लेते रहेंगे तो उनके आदेश कब निकालेंगे, क्योंकि उनको देखना ही पड़ता है, प्रोसेस भी करना पड़ता है। और यदि कोई 10 तारीख को देगा आदेश तो आदेश नहीं निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि 10 तारीख के बाद, यानी 10 तारीख को एक तरह से 12 बजते बैन, वापस बैन, तो फिर अब बाद में आएगी तो उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं तो अपना आवेदन दे दें। गुरुवार को यह तय हो सकता है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। क्या रद्द हो जाएगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021? हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया बड़ा संकेत। एसओजी ने कह दिया परीक्षा रद्द करें, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, तो सरकार की, इसका मतलब सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये गुरुवार को राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद साफ होगा। लेकिन उससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ संकेत दिए हैं कि जो राय एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने दी है वही सरकार की राय होगी। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन 6 हफ्ते बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया, इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार की बहुत व्यस्तता थी। बड़ी व्यस्तताएं थी सरकार की। राजस्थान था, प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, उनकी उससे पहले चुनाव थे 7, तो व्यस्तता के कारण शायद ये नहीं हो पाया होगा। दरअसल इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में कहा था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से 2 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश को ही सरकार का जवाब मान लिया जाएगा। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक कोई विषय जब न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें न्यायालय से बाहर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की विधिक राय और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। इसके साथ ही ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामले में भी नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार से 18 नवंबर 2024 को दिए गए अपने फैसले की पालना का आदेश दिया था। प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और कुछ कैबिनेट मंत्री ये चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त हो और कुछ चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त ना हो। शायद अब ये वर्चस्व की लड़ाई का पटाक्षेप होने का समय आ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगी तो एसआई भर्ती परीक्षा के समस्त तथ्य और सही जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेगी, सरकार की मंशा की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एसआई भर्ती पेपर लीक कांड आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए ली थी परीक्षा। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारी शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी। बहरहाल
गुरुवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय हो जाएगा, लेकिन निगाहें राज्य सरकार के जवाब पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर जिले के सिकराय उपखंड के कालाखाऊ अंबाड़ी से एक दिलचस्प और अनोखा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो जरखों की लड़ाई दिखाई दे रही है, जो मंगलवार की रात को हुई है और घटना उस समय की है जब एक शिक्षक जो कार से ढाणी बड़ाबास अपने घर लौट रहा था, रास्ते में दो जरखों के बीच संघर्ष को देखता है। दोनों पक्षों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है और इस संघर्ष के दौरान दोनों जरख लहूलुहान हो गए। इस दौरान शिक्षक ने अपनी कार में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये दो जरखों की लड़ाई आप देख सकते हैं, आपस में खून के प्यासे होते हुए भिड़े हुए हैं। एक कार सवार जो यहाँ से गुजर रहे थे, शिक्षक बताया जा रहा है, उन्होंने इन जरखों की लड़ाई को अपने कैमरे में कैद किया। अब ये वीडियो लगातार, ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, आमजन का घर से निकलना दुश्वार हो रहा हो, वहीं भीलवाड़ा के एक दिव्यांग का पक्षियों के प्रति प्रेम लोगों को हैरान कर जाता है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न मूसलाधार बारिश, न हाड़ कपा देने वाली ठंड, बेजुबानों के प्रति प्रेम है प्रचंड। इनकी सेवा का नहीं कोई सानी, 15 साल से परिंदों को दे रहे दाना पानी। भूख सबको लगती है, इंसान, बेजुबान, सबको। लेकिन इस मौसम का क्या करें? हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में सुबह बिस्तर छोड़ने के ख्याल से ही रजाई में दुब के लोग सिहर उठते हैं, पर पेट भरना है, इसलिए मन महसूस कर लोग काम पर निकलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, सर्दी में ठिठुरते लोगों को कहां उन बेजुबानों की याद आती है जिनका सामना भी भूख से होता है। तस्वीरें भीलवाड़ा शहर की है। भीलवाड़ा अजमेर ओवरब्रिज पर भारी कोहरे में पक्षियों को दाना पानी डाल रहे इस शख्स का नाम लीलाराम है। एक हादसे में इनका एक हाथ कट गया था, लेकिन किस्मत को कोसने के बजाय इन्होंने जीव सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। और मेरा हाथ एक्सीडेंट में हो गया था कदम, तो उसके बाद मेरे दिल में जरूर जाएगी कि अपन किसी पशु पक्षी की सेवा करें। ये बिन बोले जानवर है जो किसी पे सुनते न करते, इनकी सेवा अपन समय करेंगे, शायद भविष्य में अपना जीवन सफल हो जाए। इसलिए इन कौओं में नमकीन और पानी की दोनों व्यवस्था करते हैं। लीलाराम के मन में बेजुबानों के प्रति प्रेम ऐसा जगा कि अब उन्हें मौसम की मार भी नजर नहीं आती। रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और दाना पानी लेकर ओवरब्रिज पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि लीलाराम की जीव सेवा पिछले 15 सालों से मुसलसल जारी है। ये हमें सब उन पक्षियों की शक्ति मिलती है, हमें ये पक्षी ही शक्ति देते हैं कि भाई आओ हमें सेवा करो हमारी। तो न सर्दी लगती है न कुछ लगता है, इस भावना से ही आ जाते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि सेवा करनी चाहिए, सवेरे जल्दी उठ के जो सेवा हो पशु पक्षी की करनी चाहिए। पशु पक्षी पर्यावरण संरक्षण में काफी अहम योगदान रखते हैं। ऐसे में हमें भी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस पुनीत कार्य में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। आम जन के लिए लीलाराम उदाहरण बन चुके हैं। हमें बाहर आना चाहिए और पशु और पक्षियों की सेवा करनी चाहिए ताकि हमारे कर्म अच्छे हो और हमारा जीवन आनंदित हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।